हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है ननद की चुगली। माँ, मैं सच कह रही हूँ। कल रात आकाश भैया पायल भाभी के लिए एक बड़ा सा पैकेट लेकर आए थे। मुझे तो लगता है कि उन्हें अब घर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। पक्का उसमें खाने पीने का ही कुछ सामान होगा। अब पड़ोस वाले देखेंगे तो यही कहेंगे ना कि आप बहू को ठीक से खाना नहीं देती। इसीलिए बेचारा पति छुप छुप कर अपनी पत्नी के लिए बाहर से चीजें लाता है। माँ, बदनामी सिर्फ आपकी होगी। अभी उन्हें रोक लीजिए, वरना बाद में हाथ मलना पड़ेगा। बेटी निशा ने मिर्च मसाला लगाकर अपनी माँ के कान भरे। ममता जी स्वभाव की थोड़ी कच्ची थी, तुरंत बेटी की बातों में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, ऐसा क्यों भला? हमारे घर में क्या कमी है? मैं पायल का कितना ख्याल रखती हूँ, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। कितनी बार तो तुम लोग ऑनलाइन पिज्जा पास्ता मंगाते हो, बाहर भी जाते हो। मैंने उसे पहले ही समझाया था कि इस घर में कुछ भी छुप कर नहीं आएगा, जो होगा सबके सामने होगा। फिर भी उसने मेरे बेटे को बरगलाया। ममता जी गुस्से में तमतमा उठी। उन्होंने देखा कि निशा मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसका मकसद सास बहू के बीच दरार डालना था। दरअसल आकाश और पायल की शादी को 1 साल हुआ था और पायल माँ बनने वाली थी। इन दिनों उसका मन कभी खट्टा तीखा तो कभी कुछ मीठा खाने का करता। कभी कभी उसे अपनी ही बनाई रसोई अच्छी नहीं लगती थी तो वह चुपचाप दही अचार से रोटी खा लेती थी। निशा इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। कुछ दिन पहले निशा पायल के कमरे में गई थी। भाभी, क्या मैं आपकी वह घड़ी पहनकर कॉलेज जा सकती हूँ? शाम को लौट कर दे दूंगी। पायल बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। उसने प्यार से कहा, निशा बुरा मत मानना, वो घड़ी मेरी मौसी ने मुझे तोहफे में दी थी और मुझे बहुत प्यारी है। मैं उसे किसी को नहीं देती, तुम चाहो तो कुछ और ले लो। निशा को यह बात चुभ गई। उसने तुनक कर कहा, 2 कौड़ी की घड़ी मांगी तो मना कर दिया, अब और क्या मांगू? साड़ी मांगूंगी तो कहेगी बुआ की है, पर्स मांगूंगी तो कहेंगी दीदी का है। क्या मुझे अपना मंगता समझ रखा है? आपका दिल बहुत छोटा है भाभी। पायल ने समझाने की कोशिश की। ऐसा मत कहो निशा, पिछली बार मैंने तुम्हें अपना महंगा लहंगा दिया था, तुमने उस पर दाग लगाकर खराब कर दिया। मेरी सैंडल भी तुम तोड़ लाई थी। वो घड़ी मेरे लिए खास है। तुम चाहो तो शाम को आकाश के साथ जाकर अपने लिए नई घड़ी ले आना। हद होती है भाभी, भैया के नाम का एहसान मुझ पर मत झाड़िए। मुझे नहीं चाहिए आपकी घड़ी। निशा पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बस इसी चिढ़ में उसने अपनी माँ को भड़का दिया। गुस्से में ममता जी पायल के कमरे में पहुंची। उन्होंने देखा कि बिस्तर के पास एक डब्बा रखा था। उनका शक यकीन में बदल गया। वो चिल्लाईं, पायल बहू, हमने तुम्हें किस बात की कमी दी है जो तुम चोरी छुपे बाहर से चीजें मंगा रही हो? मैंने पहले ही कहा था कि ये सब हमारे घर में नहीं चलेगा। पायल हड़बड़ाकर उठी। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें क्या समझ आएगा? तुमने मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में जो कर लिया है, अब तुम जैसा नचाओगी वो वैसा ही नाचेगा। कल को तुम घर में 2 चूल्हे भी करवा दोगी, क्योंकि तुम्हें यहाँ का खाना पसंद नहीं आता। आजकल की लड़कियां नियम कायदे में रहना ही नहीं चाहती। शोर सुनकर रमेश जी भी कमरे में आ गए। अरे क्या हो गया? तुम पायल पर क्यों चिल्ला रही हो? उसकी हालत तो देखो। और अगर आकाश कुछ लाया भी है तो इसमें गलत क्या है? नहीं जी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। ममता जी अड़ गईं। तभी आकाश कमरे में आया और बोला, माँ, सुधरने की जरूरत बहू को नहीं, आपकी बेटी को है। निशा अपने भाई को अचानक सामने देख घबरा गई। आकाश बोला, माँ, आप तो जानती हैं कि पायल को अक्सर एसिडिटी हो जाती है। कल रात खाना खाने के बाद उसे उल्टियाँ होने लगी। उसका मन खराब था। उसने कहा कि कुछ मीठा मिल जाता तो शायद ठीक लगता। मैंने सोचा आपको जगाकर हलवा बनवा लूं, पर आप सो रही थी, इसलिए मैं बाहर से गाजर का हलवा ले आया। आकाश ने आगे बताया, जब मैं उसे हलवा खिलाने लगा तो पायल ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मम्मी जी को बुरा लगेगा कि मैं छुपकर अकेले खा रही हूँ। वो मेरा इतना ध्यान रखती हैं।
मैं उनका दिल नहीं दुखाऊंगी। आप ये डिब्बा रख दीजिए, कल सुबह हम सब साथ बैठकर खाएंगे। इसीलिए वो डिब्बा अभी तक बंद रखा है। आकाश ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, शायद आपकी लाडली बिटिया ने मुझे बाहर से आते देख लिया था और अपनी खुन्नस निकालने के लिए आपके कान भर दिए। ये पहले भी पायल के खिलाफ आपको भड़का चुकी है। माँ, अगर आप ऐसे ही इसकी बातों में आती रहीं तो सच में घर टूट जाएगा। ममता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे निशा को डांटने ही वाली थी कि पायल ने उनका हाथ थाम लिया। ममता जी गुस्से में निशा से बोली, कॉलेज का आखिरी साल है, पढ़ाई पर ध्यान दो। घर में आग लगाकर बुरी ननद बनने से अच्छा है कि एक अच्छी इंसान बनो। आइंदा भाभी के खिलाफ कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सबसे माफी मांगी। पायल ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, रो मत, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की वैसी ही नई घड़ी मंगवाई है। निशा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपनी भाभी को गले लगा लिया और घर में फिर से खुशियां लौट आईं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है सास का घमंड। मम्मी जी, कल मेरे पापा आ रहे हैं। नई बहू काव्या चहकती हुई अपनी सास सुमन जी से बोली। अरे, तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। 24 साल बिताए हैं तुमने अपने पापा के साथ। यहाँ तो तुम्हें आए 24 दिन ही हुए हैं। वैसे भी बहू हो तुम इस घर की, यूं बच्चों की तरह खुश होना शोभा नहीं देता तुम्हें। सुमन जी है बोलकर चली गई। मम्मी जी, 24 साल बिताए हैं पापा के साथ, तभी तो उनसे दूरी के ये 24 दिन 24 जन्मों से लग रहे हैं। आंखों में आंसू भरकर काव्या धीरे से बोली, पर उसे सुनने वाला वहां कोई नहीं था। पापा, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी। अभी शादी में तो इतना खर्चा हुआ ही था। अगले दिन पिता के आने पर काव्या उनके गले लगते हुए बोली। बिल्कुल सही कह रही है काव्या। अरे, इतना सब कौन खाता है आजकल। मिठाई के डब्बे, आम की टोकरी पर सरसरी नजर डालती हुई सुमन जी बोली। समधन जी, काव्या तो ना समझ है, पर हमें तो रिवाज निभाने होते हैं। बेटी के घर कोई खाली हाथ थोड़ी जाया जाता है। काव्या के पिता रमेश जी हाथ जोड़ते हुए बोले। हाँ, यह भी ठीक कहा आपने, सुमन जी हंसते हुए बोली। रमेश जी के जाते ही सुमन जी ने सभी सामान को अच्छे से नापा तोला। बहू, तुम्हारे पापा को सामान लेना नहीं आता। इतने घटिया फल मिठाई लेकर आए जाता है क्या बेटी के ससुराल। और यह आम तो देखो, हमारे यहाँ तो कोई ऐसे आम खाए भी ना। बेकार पैसे भी खर्च हुए और सामान भी बेकार जाएगा। सुमन जी बोली। वो मम्मी जी, मेरी मम्मी तो है नहीं, तो पापा को जो सही लगा ले आए। काव्या आंसू भरी आंखों के साथ सास को देखते हुए बोली। कहना तो वो बहुत कुछ चाहती थी, पर पापा की दी सीख के कारण चुप थी। अगले दिन सुमन जी को एक सत्संग में जाना था। काव्या के पति विवेक और ससुर प्रकाश जी फैक्ट्री चले गए। काव्या को उसके पिता द्वारा लाई गई चीजों का सुमन जी द्वारा किया गया अपमान रह रहकर याद आ रहा था। अचानक उसने कुछ सोचा और कैब बुक कर दी। अरे बहू, कहाँ से आ रही हो तुम। ऐसे पड़ोस में चाबी देकर घूमने जाना तुम्हें शोभा देता है क्या। कुछ देर बाद काव्या लौटी तो सुमन जी बोली। असल में वह सत्संग से वापस आ चुकी थी। वो क्या है ना मम्मी जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया था, इसीलिए जाना पड़ा। काव्या मुस्कुराकर बोली। ठीक है, चलो अब खाना बना दो जल्दी से, इतने में मैं आम काट देती हूँ। यह बोल सुमन जी ने फ्रिज खोला। अरे, सारे आम कहाँ गए। फ्रिज में एक भी आम न पाकर सुमन जी चौंकते हुए बोली। अरे मम्मी जी, आपने ही तो बोला था कि ऐसे सस्ते फल मिठाइयाँ यहाँ कौन खाता है, इसलिए मैं उन्हें अनाथ आश्रम में बच्चों को बांट आई। वहाँ मैं शादी से पहले भी अपना जन्मदिन मनाने जाया करती थी। और पता है मम्मी जी, वो उन सस्ते फल मिठाइयों को देख इतने खुश हुए कि बस पूछो मत। सच में मम्मी जी, जो सामान आपके लिए बेकार था वो उन मासूमों के चेहरे पर खुशी ले आया। फल मिठाई खाकर सब बहुत खुश हुए। काव्या मुस्कुराते हुए बोली। क्या तुम सारी मिठाई और फल बांट आई, पर क्यों। सुमन जी थोड़े गुस्से में बोली। क्यों क्या मम्मी जी, आपने ही तो बोला था हमारे यहाँ ऐसे आम और मिठाई कोई नहीं खाता। तो पहले तो मैंने सोचा कि फेंक दूं,
फिर सोचा बेकार चीज़ बेकार क्या करनी, इसीलिए बांट आई। देखा आपकी बहू कितनी समझदार है, चीज़ बेकार भी नहीं हुई और ढेरों दुआएं भी ले आई। और पता है मैंने पापा को भी बोल दिया है कि अब वो यहाँ फल मिठाई न लाया करें, उन्हें इस घर के हिसाब की खातिरदारी तो आती ही नहीं, फिर क्यों पैसे बेकार करने। काव्या मुस्कुराते हुए बोली। क्या? सुमन जी सिर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने तो सास का रुतबा दिखाने को बहू के पीहर से आई चीजों को बेकार बताया था, पर यहाँ तो दाव उल्टा ही पड़ गया। अभी का आया सामान तो गया ही, ऊपर से भविष्य में आने का रास्ता भी बंद हो गया। अब वो बहू से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि बुराई तो उन्होंने ही की थी। काव्या भी सुमन जी की हालत का पूरा मजा ले रही थी, साथ ही अपनी समझ पर इतरा भी रही थी, क्योंकि बिना सास का अपमान किए उसने बार बार अपने पिता को अपमानित होने से जो बचा लिया था, इससे सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।